Good morning, all of you. Today is our chapter Living Word, जीव जगत। 11th का ये एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जीव जगत का अगर हम परिचय देखें तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी के दो शब्दों से बायोस और लोगस से मिलकर बनता है, जिसमें हम कहते हैं कि जीवों का अध्ययन। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम केवल पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। उच्च वर्ग के पौधे तथा जंतुओं में अंतर स्पष्ट होता है, लेकिन जो निम्न वर्ग के पौधे या जंतु होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। जीव जगत जैव मंडल का वह भाग है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे वो प्राणी हो, वनस्पति हो, छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, कुछ भी हो, जहाँ जहाँ जीव रहते हैं उस जगत को हम जीव जगत का जैव मंडल, और वह स्थान जहाँ पे वो मंडल है उसे जैव मंडल कहते हैं। हम अपने चारों ओर दृष्टि घुमाएं तो पाएंगे कि असंख्य विभिन्न प्रकार के जीव इस वातावरण में उपस्थित हैं। अनेक जीव ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवों में असाधारण विविधता मिलती है। सूक्ष्म जीवाणु, अति सूक्ष्म विषाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक, बहुत छोटे एक कोशिकीय शैवालों से लेकर विशाल वृक्ष जैसे सिकोया आदि इसी धरती पर मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 50 लाख से 3 करोड़ विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलती है। अभी तक 17 लाख प्रकार के जीवों का अध्ययन किया गया है, अर्थात उनकी पहचान कर उनका नामकरण किया गया है। सभी प्रकार के जीवों की प्रकृति में उपस्थित जीव जगत यानी लिविंग वर्ड का निर्माण करते हैं। जीवों में मिलने वाली विविधता को जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ही है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद से अनेकों जीवधारी विकसित हुए हैं, जो समय समय पर विलुप्त भी होते रहे हैं। मानव के अनियमित व अनियंत्रित क्रियाकलापों के कारण भी इनके जीवन को खतरा रहता है तथा विलुप्त हो जाने की आशंका रहती है। विलुप्त जीवों के विषय में उनके अवशेषों तथा जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के जीवाश्म उनमें मिलने वाली अस्थियों के कारण अधिक मिलते हैं। जीव विज्ञान में सभी प्रकार के जीवों की रचना व जैव प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखलाएं रोमांचक हैं। जीव बहुत ठंडे प्रदेशों से लेकर गर्म जल तक के स्रोत, महासागर, अलवणीय जल, झील, मरुस्थल आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। ये वायुमंडल में, मृदा में, अन्य जीवों पर भी वास करते हैं। जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के नज़ारे, फूलों से सजी वादियाँ, वृक्षों से ढके पहाड़ आदि सौंदर्य से बोध कराते हैं। जीव एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक होते हैं। अब जीवों के जो सजीव जीव हैं इनके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण हैं कि इनमें जीव द्रव्य यानी जीवन का जो भौतिक आधार है पाया जाता है। कोशिका संरचना, प्रत्येक जीव की एक कोशिका संरचना होती है जिसके आधार पर जीवों का निर्माण होता है। इसीलिए सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा गया है। पोषण, जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है। यदि मनुष्य या जीव जंतु भोजन ना करें तो उनके शरीर में वृद्धि होना मुश्किल है। उपापचय, जीवों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। श्वसन, यह जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है और एक जैविक क्रिया है जिसको सभी जीवधारी करते हैं। गति, जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गति की आवश्यकता होती है, अतः सभी जीवधारी गति करते हैं। वृद्धि, जीवों की आकृति, आयतन तथा शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़त को हम वृद्धि कहते हैं।
पौधों में विभवोत्की ऊतकों द्वारा निरंतर तथा अनिश्चित काल तक वृद्धि होती है, परंतु जंतुओं में एक विशेष अवस्था आने पर वृद्धि रुक जाती है। प्रजनन, प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम प्रजनन कहते हैं, परंतु अजीवित ऐसा नहीं कर सकते। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, प्रत्येक जीवधारी में सेंसिटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, संवेदनशीलता तथा अनुकूलन पाया जाता है। इसके अलावा उत्सर्जन की क्रिया भी जो है सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। अगर कोई जीव जीवित हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। तो इस तरीके से जीव का जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये कुछ सजीवों के लक्षण हैं। इसी के आधार पर पौधे तथा जंतुओं में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि पौधों में वृद्धि विशेष स्थानों में होती है, जबकि जैसे विभवोत्तक में, जबकि जंतुओं में वृद्धि स्थानीय ना होकर सभी स्थानों पर संभव है। कोशिका भित्ति, पौधों में सुविकसित तथा निर्जीव कोशिका भित्ति मिलती है जो सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्लोरोफिल, पेड़ पौधों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इस क्लोरोफिल के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद के द्वारा। गति, जंतु भोजन प्राप्त या अनुकूलन वातावरण की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, परंतु पौधों में गति उनके कुछ भागों में मिलती है, जैसे तने और जड़ में। ये भाग प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर उधर मुड़ जाते हैं। खनिज तथा लवणों का अवशोषण, पौधे पृथ्वी से खनिज लवणों का जल के घोल के रूप में अवशोषित करते हैं और उपापचय करते हैं, परंतु विपरीत जंतु अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, जितने भी जीवधारी हैं उनमें उत्सर्जन तंत्र हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है, जबकि पौधों में उत्सर्जन उनकी छाल या पत्तियों के गिरने पर होता है। सेंट्रोसोम, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, परंतु पादप कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। रसधानी, वैक्यूल, पादप कोशिका में रसधानी मिलती है, परंतु जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। कोशिका विभाजन, पौधों में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, जो सेल प्लेट होती है, वो बनती है, परंतु जंतुओं में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट नहीं बनती है। लाइसोसोम सामान्यतः जंतुओं में मिलते हैं, कुछ निम्न पादपों में भी लाइसोसोम प्राप्त होते हैं। अब पौधों में मिलने वाले विभिन्न जीवन चक्र, इनमें शैवालों में मोनोजिनेटिक, जिसको हम मोनोफेसिक भी कहते हैं, डाइजिनेटिक यानी डाइफेसिक, और ट्राइजिनेटिक यानी ट्राइफेसिक पाए जाते हैं। केंद्रक की अवस्था पर आधारित जीवन चक्र, 3 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। इनमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हैप्लॉन्टिक यानी इस प्रकार के जीवन चक्र में केवल जाइगोट ही द्विगुणित होता है, मुख्य पौधा अगुणित अथवा युग्मकोद्भिद होता है। डिप्लॉन्टिक, इस प्रकार के जीवन चक्र में केवल युग्मक ही अगुणित होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं, मुख्य पौधा द्विगुणित अथवा बीजाणुउद्भिद होता है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये 2 डिप्लो और हैप्लो से मिलकर बनता है, यानी इस प्रकार के पौधों में 2 विभिन्न अवस्थाएं अगुणित व द्विगुणित होती हैं। ये 2 तरीके के हैं। अगर ये मोनोफेसिक है तो इनमें एक ही अवस्था होगी, चाहे अगुणित हो चाहे द्विगुणित, और अगर ये डाइफेसिक है तो इसमें दोनों अगुणित तथा द्विगुणित अवस्थाएँ मिलेंगी। अगुणित का मतलब n और द्विगुणित का मतलब 2n, यानी कि जब ये समसूत्री विभाजन करता है तो इसमें द्विगुणित अवस्थाएं अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की या अपनी जैसे गुणसूत्रों को रखने की क्षमता होती है, तो 2n हो गया। लेकिन जब ये इसका आधा हो जाता है तो इसको कहते हैं हम अगुणित। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल में बता रखा है कि ये कोई द्विगुणित अवस्था है। अगर इसका समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्रों में विभाजित होते तो समान सूत्रों में टूट जाते, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ये अगुणित हो जाते हैं, ये 2 भागों में टूट जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक के बारे में बात की। अब आकारिकी पर आधारित जो जीवन चक्र होते हैं इनमें एक रूपी, द्विरूपी और त्रिरूपी होते हैं। एक रूपी केवल एक प्रकार का पादप
जीवन चक्र में मिलता है। द्विरूपी में 2 प्रकार के पादप जो आकारिकी में भिन्न होते हैं जीवन चक्र में प्रमुखता से मिलते हैं। त्रिरूपी जीवन चक्र में 3 प्रमुख पीढ़ी मिलती है, जिनमें फेल्डमैन ने 1952 में इन तीनों स्थितियों के लिए क्रमशः मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक तथा ट्राइजेनेटिक नाम दिया। मोनोजेनेटिक इस प्रकार के जीवन चक्र में केवल एक आकारिकी पीढ़ी प्रमुखता से मिलती है। ये गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अथवा बीजाणु उद्भिद हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कि ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र है इसमें मॉस, लीवरवर्ट तथा हॉर्नवर्ट ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके ब्रायोफाइटा के, जो कि जीवन चक्र इसके सामान्यतः ब्रायोफाइटा समूह के सदस्य मॉस, लीवरवर्ट तथा हॉर्नवर्ट आदि होते हैं। इनमें मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। इस युग्मकोद्भिद पर पुधानी तथा स्त्रीधानी होते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, पुधानी का मतलब एंथीरिडिया जो कि पुष्प का नर भाग है, और स्त्रीधानी आर्किगोनिया जो कि पुष्प का मादा भाग होता है। इन संरचनाओं में सूत्री विभाजन के द्वारा पुमाणु तथा अंड का निर्माण होता है। ये अगुणित होते हैं, यानी पुधानी से पुमाणु और स्त्रीधानी से अंड का निर्माण होता है। पुधानी तथा स्त्रीधानी द्विगुणित तथा पुमाणु तथा अंड अगुणित होते हैं, जिनके संलयन के फलस्वरूप जाइगोट द्विगुणित का निर्माण होता है। इस प्रकार जो बीजाणु उद्भिद सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं। बीजाणु उद्भिद में बीजाणुधानियाँ कैप्सूल क्षेत्र में बनती है, जहाँ बीजाणु मातृ कोशिका स्पोर मदर सेल में मायोसिस के फलस्वरूप बीजाणु यानी 4 तरीके के 4 एक ही बीजाणु के 4 भाग स्पोर टेट्राड बनते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार लैंगिक जीवन चक्र में 2 अलग अलग स्पष्ट पीढ़ियाँ युग्मकोद्भिद व बीजाणु उद्भिद की होती है व पीढ़ी एकांतरण मिलता है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में एक बार अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनते हैं तथा एक बार संयुग्मन से ऊस्पोर का निर्माण होता है। इस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण, जिसमें बीजाणु उद्भिद तथा युग्मकोद्भिद अलग अलग प्रकार के होते हैं, हेट्रोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। फिर है ब्रायोफाइटा युग्मकोद्भिद प्रमुखतः स्वतंत्र होते हैं, परंतु बीजाणु उद्भिद कम स्पष्ट व आश्रित होते हैं। बीजाणु उद्भिद मुख्यतः भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं। युग्मकोद्भिद से बीजाणु उद्भिद तथा बीजाणु उद्भिद से युग्मकोद्भिद बनता है। फिर है जैसे यहाँ डायग्राम में भी शो है, ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद जो है इसमें बताया गया है कि ये पुधानी है, स्त्रीधानी है, पुधानी से पुमाणु, स्त्रीधानी से अंड, इन दोनों के संलयन से जाइगोट बनाया। फिर ये युग्मकोद्भिद तथा बीजाणु उद्भिद प्रकार का इसमें पीढ़ी एकांतरण होता है। तो यहाँ इन्होंने दिखाया ये ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट है, जिसमें फीमेल और मेल पार्ट हैं। ये भी द्विगुणित हैं, 2n है, फीमेल आर्किगोनियम, मेल एंथ्रीडियम, यानी पुमाणु और अंडाणु और पुमाणु। अंडाणु से अंड यानी एग का निर्माण हुआ, पुमाणु से पुधानी से पुमाणु यानी कि जो शुक्राणु जैसे मेल में होते हैं वो बने। ये दोनों अगुणित हैं। इन दोनों के संयुग्मन सिंगेमी से ऊस्पोर का निर्माण हुआ। फिर डेवलप एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट, कैप्सूल बना, इससे स्पोर मदर सेल, मियोसिस, फिर स्पोर बने, जर्मिनेट हुए और ब्रायोफाइटा। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल जो है, जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल ये चलता रहता है। यह है ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। फिर इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। टेरिडोफाइटा में मुख्य जो पादप है वो बीजाणु उद्भिद होता है। ये जाइगोट के अंकुरण से प्राप्त होता है। मुख्य पौधा जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होते हैं। इसमें बीजाणु पर्ण मिलते हैं। इन पर्णों पर बीजाणु धानियाँ समूह में मिलती हैं, जिसे हम सोराई कहते हैं। टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। बीजाणु के अंकुरण से अगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं। इसमें गुरु बीजाणु के अंकुरण से
मादा प्रोथेलस और लघु बीजाणु के अंकुरण से नर प्रोथेलस का निर्माण होता है तथा पुमाणु और अंड का निर्माण होता है, जिनके संलयन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। फिर वही चीज़ होगी, प्लांट यानी पौधा है, स्पोरेंजिया बना, स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने, फिर प्रोथेलस बने। प्रोथेलस यानी कि मादा प्रोथेलस और नर प्रोथेलस है ना, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो यहाँ ये हो गया पुधानी स्त्रीधानी, पुमाणु अंड, संलयन हुआ, फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी, फर्टिलाइज एग बना, फिर भ्रूण बना, फिर पौधा। तो ये वाली जो स्टेज है ये है एन, और जब ये संलयन हो जाएगा उसके बाद की स्टेज है 2n, यानी ये है अगुणित अवस्था, ये है द्विगुणित अवस्था। तो अगुणित अवस्था से द्विगुणित, द्विगुणित अवस्था से अगुणित, इस तरीके से जो जीवन चक्र है ये चलता रहता है। और इस तरीके से हमने टेरिडोफाइटा के बारे में भी पढ़ा।